वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से साइंस और मैथ के जो है वन शॉट पढ़ाए जाते हैं। हमारे जो वन शॉट होते हैं वो ओनली ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 90% से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे हमारे वन शॉट से पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें इस चैप्टर 6 से क्या पढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। हम कम समय के अंदर आपको पढ़ा देंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। अपन क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमारे परीक्षा में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर भुजा जो क्यू आर है उसका मध्य बिंदु डी है, तो पी एम क्या है, पी डी क्या है। तो देखिए, जो लाइन त्रिभुज को दो भागों में बांटती है उसे अपन माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ वाला जो पी डी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो लाइन है वो त्रिभुज को दो भागों में बांट सकती है और बांट रही है, बिल्कुल प्रतीत भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा पी एम है, यानी जो हमारा पी डी है, पहले मैं पी डी की बात करूंगा उसके बाद पी एम की बात करूंगा। तो पी डी जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर माध्यिका है। हम पी डी के लिए लिख सकते हैं ये वाला लाइन, और हम जो पी एम के लिए लिख रहे हैं, देखिए जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है ना, त्रिभुज के किसी भी एक साइड से एक लाइन ऐसी आती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे हम जो है शीर्ष लंब बोलते हैं या सीधा ही लंब बोल सकते हैं अपन। अब ये कह रहा है कि जो क्यू एम है, ये वाला जो लाइन है, क्या वो एम आर के बराबर है। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज की भुजा को दो भागों में बांटे, क्योंकि उसके लिए मध्य बिंदु तो होना चाहिए और मध्य बिंदु सिर्फ माध्यिका में मिल सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके बिल्कुल कवर हो गया है। अगला सवाल है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड होता है। तो देखिए, यही एक त्रिभुज ऐसा है जो क्या है कि दोनों ओर से एक जैसा दिखता है। तो अगर अपन इसके एक सिर से, यानी ऊपर वाले सिर से एक लाइन गिराएंगे, तो अगर बिल्कुल सीधी गिराएंगे, बिल्कुल सीधी गिराएंगे तभी ये दो भागों में बटेगा। और जब आप सीधी गिराओगे तो 90 डिग्री का कोण भी यहीं से बनेगा। तो ये त्रिभुज एक ऐसा है जो मजबूरी का फायदा उठा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि शीर्ष लंब भी वही है और माध्यिका भी वही है। क्योंकि सीधा आना जरूरी है, तभी ये वाला भाग ये वाले भाग के बराबर रह सकता है, और सीधा आएगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बना देगा। तो 90 डिग्री के कारण ये वाला लाइन शीर्ष लंब हो जाता है, और सीधी आ रही है तो त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है, इसके कारण ये माध्यिका भी हो जाती है। तो आप आराम से एक ऐसा आकृति खींच के बता सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। ये भाषा वगैरह नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ही समझना है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि x का मान आपको बताना है। अब देखिए, इसके लिए एक नियम होता है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण है वो दो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। यानी देखो, बाहर आपको x दिख रहा है, तो अंदर जो कोण है दो हमारे पास 70 और 50, इन दोनों का योगफल यानी 70 और 50 कितना होता है, 120 होता है। उसी तरह ये सारे क्वेश्चन है वो आप एग्जाम्पल के रूप में खुद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके आंसर हमारे पास ये पड़े हैं। तो ये वाला जो रूल्स है, ये वाला जो गुण है त्रिभुज का, वो आप याद रख सकते हैं। त्रिभुज में बाह्य जो कोण होता है वो दो अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। सेम टू सेम आगे वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या, नियम तो वही है, लेकिन बाहर वाला कोण इस बार दे रखा है और अंदर वाला एक कोण नहीं है, लेकिन रूल्स तो वही होगा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, फिर पक्षांतरण करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बाहर वाला कोण क्या है, 115 डिग्री है। तो ये वाला जो बाहर वाला अकेला कोण है, ये दोनों जो अंदर कोण है उनके योग के बराबर है। यानी ये x और ये 50, x प्लस 50 डिग्री जुड़ेगा तभी तो 115 बनेगा। अब x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पक्षांतरण करेंगे। इस वाले कोण को उस वाले में से घटा देंगे। 115 में से जब 150 निकालेंगे आप, तो क्या बचेगा, देखो 5 और ये बचेगा अपने पास 6, 65 डिग्री। उसी तरह ये सारे देखो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बाहर वाले कोण में से अंदर वाला कोण घटा दो। डायरेक्ट अगर देखा जाए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 100 में से 70 निकलेगा, 30 बच जाएगा। ये तो 90 डिग्री होता है, तो 125 में से आप 90 डिग्री घटा दो। तो डायरेक्ट तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल्स के अनुसार कर रहे हैं तो आप ये वाला लाइन याद रखेंगे, जो कि बैक क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है। ये सवाल, ये चैप्टर बहुत ईजी है दोस्तों। अगर अगले सवाल की बात करें तो ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होता है। इसमें त्रिभुज के दूसरे गुण का इस्तेमाल करते हैं। पहला गुण तो वही था कि बाहर वाला कोण अंदर वाले दो कोण के योग के बराबर। अब एक गुण तो आपको, ये बेसिक नियम ही है जो कि सिंपल है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो त्रिभुज में आपको जितने भी कोण दिख रहे हैं अंदर, ये सबको जोड़ के आपको 180 के बराबर रखना है। यानी देखो x 50 और 60, x प्लस 50 प्लस 60 बराबर
180 डिग्री। अब ये गणित के अक्षरों को आप जोड़ दो, x प्लस 50 और 60 110 बराबर 180। अब ये वाला 110 उसमें से आगे घटेगा तो अपना 70 डिग्री आंसर आएगा। उसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, होमवर्क के अंदर कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन को अगर अपन लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर डबल बार एक्स है तो क्या हुआ, 2x हो जाएगा, या 3 बार एक्स है तो 3x हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हैं तो आप इसमें घबराए नहीं, इसका सोल्यूशन देखो आपको दे रखा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से क्या हुआ, 2 बार x जुड़ गया, 2x हो गया। बाकी जो गणित का अक्षर है वो तो घटेगा, और जो चीज़ इधर गुणा होती है, जैसे 2x में 2 गुणा में है तो वो नीचे जाके भाग में बन जाता है, 165 डिग्री अपना आंसर आता है। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आराम से देखो इसका ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। 3 जो कोण होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख जाएगा, तीनों जुड़ के 3x बन रहे हैं, फिर भाग लग जाएगा, 60 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें भारी चीज़ मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और ये वाला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें भी वही नियम है। अब ये जो सवाल है उसमें क्या है कि दोनों गुणों को एक साथ पूछ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो अपने को x भी पता करना है, y भी पता करना है, तो इसमें दोनों गुणों को एक साथ कंबाइंड किया गया है। क्योंकि देखो बार वाला कोण जो 120 है वो x और 50 के बराबर है। देखो एक एग्जाम्पल समझ लो आप, बाकी वाला आप अपने आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। त्रिभुज के 2 गुण हमने पढ़े हैं कि बार वाला जो कोण होता है वो अंदर वाले 2 कोण के योग के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि तीनों जो अंदर वाले कोण है वो 180 के बराबर होते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन में करोगे क्या, पहले आप इस क्वेश्चन में बार वाले कोण का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि देखो बार वाला जो 120 है, बार वाला जो 120 है वो अंदर वाले 2 कोण के योग के बराबर है, जो इसके अंतराभिमुख है, इससे चिपकता हुआ नहीं, जो इसके अंतराभिमुख यानी x और 50, यानी x प्लस 50, फिर ये 50 इधर आके घटेगा तो 120 में से 50 निकलेगा तो क्या बचेगा, x बराबर 70 डिग्री बचेगा। यानी इसका मान क्या आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। अब देखो त्रिभुज के अंदर झांक के देखो आप, आपको 70 मिल गया, आपको 50 मिला हुआ है। अब y आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि त्रिभुज का दूसरा गुण क्या कहेगा, तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर। यानी अब आप क्या करोगे, 50 प्लस 70 प्लस y बराबर 180। तो इस 50 को इस 70 को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो आपको y भी मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, सिंपल प्रोसेस है, इसमें भी आप यही करोगे, इस क्वेश्चन में भी आप यही करोगे। बाहर देखो 80 है और इसके 80 के जो अंतराभिमुख है, इससे चिपकता हुआ कोण y नहीं, इससे जो अंतराभिमुख है 50 और x, ये दोनों जुड़ के 80 के बराबर बनेंगे। फिर ये 80 में से 50 निकलेगा तो हमारे पास में x आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। फिर वापस वही चीज़, तीनों कोणों का योगफल y प्लस 50 प्लस 30, फिर आप 50 प्लस 30 को करोगे 80 आएगा, 180 में से घटेगा तो y भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप आराम से इन सारे एग्जाम्पलों को कर सकते हैं, कोई ये चीज़ें भारी नहीं है, सब में एक जैसा तरीका है। जैसे ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ तीनों के तीनों x है, तो इसके लिए रूल्स थोड़ा अलग रहता है, बाकी वाले नियम वही रहते हैं। इनके मैं आंसर आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए इस तरह से इनके आंसर आने वाले हैं, ठीक है ना। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, इसका मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। जैसे देखिए ये वाला सवाल, जो छठा सवाल था ना, इसमें क्या था, देखो इसमें था अंदर वाले कोण, देखो x और ये x, ये अब देखो बहुभुज है, बहुभुज के सभी कोणों का जो योगफल होता है। नहीं तो अगर आप बहुभुज के इस्तेमाल नहीं करते हो गुण, तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि देखिए जब भी 2 लाइनें क्रॉस करती हैं तो इस तरह से जो कोण बनते हैं ना वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लाइनें क्रॉस कर रही हैं, अंदर का जो y है वो x के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। जब भी लाइनें क्रॉस करती है तो ये बाहर वाला कोण अंदर वाले कोण के बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा कि बाहर वाला जो x है वो y के बराबर आ जाएगा। यानी देखो ये भी x है तो ये वाला जो अंदर वाला कोण है ये भी x आएगा, और इसके कारण ये भी x आएगा, और ये y खुद x के बराबर आएगा। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर, अंदर जो तीनों के तीनों कोण हैं वो x, x और x, तीनों बार x हो जाएंगे। और जब तीनों बार x हो जाएंगे तो जुड़ के किसके बराबर आएंगे, 180 के बराबर आएंगे। फिर वही वाला भाग दे देंगे अपन, x बराबर अपने को 60 मिल जाएगा, क्योंकि तीनों जुड़ के 3x बनेंगे। तो x भी यहाँ पर 60, y भी इधर भी 60। उसी तरह ये वाला जो सवाल था उसमें भी देखो सेम पैटर्न है। देखो
ये वाला x है और ये वाला x है, तो दोनों जुड़ के 90 के बराबर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये जो 90 है वो y के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब जो y का मान आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो नई व्यवस्था में क्या होगा, अपने पास ये x पड़ा है, इधर ये x पड़ा है और ऊपर अपने y पड़ा है, तो तीनों को जोड़ेंगे आप x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से देखो, है ना। तीनों बार जुड़ा तो y बराबर तो 90 डिग्री आ गया, क्योंकि y शीर्षाभिमुख कोण है। फिर देखो x और x 2x हो गया, वो 90 उधर जाके घट गया और 2 का भाग लगा तो 45 आ गया। तो ये जो दो सवाल थे वो थोड़े से अलग थे, बाकी जो अंदर वाले सवाल है वो एक जैसे ही पैटर्न से हो रहे हैं। वही नियम, बार वाला जो 60 वाला कोण है वो y प्लस 30 के बराबर आ रहा है, फिर वो 30 इसमें से घट रहा है तो अपने पास y आ रहा है, फिर तीनों को जोड़ के अपन 180 के बराबर कर रहे हैं। तो इन सब के मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप इसको 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ये चैप्टर हो जाता है अगर आप 2-3 लॉजिक पकड़ लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर जाते हैं। अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव हो सकता है। तो देखिए, त्रिभुज संभव तभी हो सकता है तब आप तीनों भुजाओं को बारी बारी चेक करो। यानी देखो, त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जब भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा हो जाता है, यानी देखो तीनों भुजा है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, आप देखो बारी बारी दो भुजाओं को लेते हैं और अगर वो तीसरी भुजा से योग बड़ा बता रही है, जैसे आप शुरुआत में 2 और 3 को ले रहे हैं, ठीक है, और इसका जो योग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर तीसरी भुजा से बड़ा मिल रहा है, बराबर नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, तो देखो 2 + 3 को आपने जोड़ा और आपने इस तरह से 5 से बड़ा रखने का प्रयास किया, लेकिन ये बड़ा आया ही नहीं, तो इसके लिए जो है ये लंबाई से कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता। दूसरे जो एग्जाम्पल है इसमें देखो 3, 6 और 7 तीनों भुजाओं को बारी बारी आप लीजिए, जैसे 3 और 6 को जोड़िए तो ये 7 से बिल्कुल बड़ा आएगा, कन्फर्म रूप से बड़ा आएगा। उसके बाद अगर आप 6 और 7 को लें और 3 और 3 से बड़ा करें, क्योंकि दो भुजाओं को लेंगे बारी बारी, पहले इन 2 को लेंगे फिर उन 2 को लेंगे, तो बचने वाली भुजा से बड़ा रखेंगे। अगले केस में क्या होगा, एक अपने पास 7 बच रहा है और एक अपने पास 3 बच रहा है, तो 7 और 3 भी जो है इस मिडिल वाली भुजा से बड़ा ही आएगा। यानी तीनों के तीनों केस में जो है दोस्तों दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है। तो अगर आप तीनों भुजाओं को चेक करते हैं, दो दो भुजाओं को लेकर तीसरी भुजा से बड़ा बताते हैं और तीनों के लिए अगर बड़ा आ रहा है तभी कोई भी त्रिभुज बन सकता है। तो सेकंड केस में बिल्कुल देखिए बड़ा आ रहा है, तीनों भुजाओं को बारी बारी ले रहे हैं, पहले इन दोनों को ले रहे हैं, फिर आप इन दोनों को ले रहे हैं और फिर इन दोनों को ले रहे हैं, तो ऐसे केस में त्रिभुज बन सकता है। तो फर्स्ट केस में नहीं बन रहा है, बाकी देखिए थर्ड केस में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि थर्ड केस में क्या हो रहा है, देखो 3 और 2 को जब अपन ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 कभी 6 से बड़ा होता नहीं है। तो अगर तीनों के तीनों केस में, अगर तीनों के तीनों केस में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा है तभी त्रिभुज बनेगा। अगर एक भी केस फेल हो गया तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये सवाल आपको दिया जाना चाहिए, यानी टीचर की पूरी चॉइस रहती है कि आपको इस क्वेश्चन को देना ही चाहिए। तो देखो इसमें अपने को करना क्या है, इसमें अपने को त्रिभुज के नियम का पालन करना है। जैसे देखो ये कह रहा है कि AB + BC + CA जो है ग्रेटर देन 2AM। अब देखो यहाँ से एक बात कवर हो रही है कि 2AM का मतलब क्या हुआ कि AM को आपको 2 बार लेना है, यानी AM + AM। अब मैं आपसे एक नियम पूछता हूँ, आपने पढ़ा भी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो आपको करना क्या, देखो आपको AM जो मिल रहा है वो एक बार इस त्रिभुज में मिल रहा है और यही AM आपको इस त्रिभुज में मिल रहा है, यानी आपको 2 बार AM मिल रहा है। पहला जो त्रिभुज है आपके पास में ABM और दूसरा त्रिभुज AMC, इन दोनों में आपको AM मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो AM से बड़ा होगा। तो अपने को क्या करना है कि AM को छोटा ही रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा वाला चिन्ह है, लेस देन वाला है ना, सॉरी ग्रेटर देन वाला है। तो अगर देखो इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन AM को छोटा बताना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बचने वाली भुजा AB है और ये अपने पास BM है, इन दोनों का योग से ही तो छोटा है। मतलब अपन पहला समीकरण बनाएंगे AB + ये वाला भुजा, उसके बाद ये वाला भुजा BM। तो देखो AM के लिए 1 नंबर समीकरण आ गया। उसी तरह इस वाले एंगल से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो AM के लिए दूसरा समीकरण भी तैयार होगा। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो AM छोटा रहेगा, जब आपके पास ये AM आ चुका है तो बचने वाली भुजा एक बार ये है और एक बार ये है, यानी AC + ये जो MC है। तो बिल्कुल आप ये जो है क्लियर रूप से इसको देख सकते हैं कि हमने AM के लिए 2 समीकरण बनाए, तो 2 समीकरण आप बना रहे हो दोनों ही त्रिभुज में जाकर, तो इस तरह से 2 समीकरण तैयार हो रहे हैं कि AM छोटा कब होगा,
जब बचने वाली दोनों भुजा जुड़ेगी। इस ए एम के लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जुड़ गई, उसके बाद वापस इसी ए एम के लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जुड़ गई। समीकरण 1 और 2 आ गया। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो दोनों को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको ए बी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो आपको ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2am। अब देखो am इधर भी है और 2 बार am है, तो दोनों जुड़ के 2m तो बन ही रहा है, लेकिन जो अपने पास ab है वो तो चाहिए ही चाहिए, ac भी चाहिए, लेकिन बीच में bc चाहिए। अब आप जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, ये जो पूरा bc बन रहा है वो 2 टुकड़ों से मिलकर बन रहा है, bm प्लस mc। तो देखो एक बार bm इधर आ रहा है, एक बार mc इधर आ रहा है, दोनों जुड़ते ही अपने पास पूरा टुकड़ा bc मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल अपने पास में सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए इस सवाल के अंदर भी यही चीज़ है। अब ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अब देखो ये बिल्कुल आपको एनुअल एग्जाम में दिया जाता है। एनुअल एग्जाम में टीचर का चॉइस रहता है कि इस सवाल को देना ही चाहिए। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें आपको त्रिभुज के ही नियम का पालन करना है, लेकिन किस तरह से करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इधर क्या दे रखा है, ए सी प्लस बी डी दे रखा है, तो आपको ए सी को 2 बार टारगेट करना है, यानी 2 बार अलग अलग त्रिभुज में जाकर AC को छोटा बताने का प्रयास करना है। उसी तरह ये जो BD है उसको भी छोटा बताने का प्रयास करता है। देखिए पूरी किताब में कुछ क्वेश्चन अलग ही रहता है, अलग टाइप होता है, तो उनको याद रखने का तरीका भी अलग ही आपका होना चाहिए। अगर देखो AC छोटा है और BD छोटा है, पहला ट्रिक तो यही है कि आपको AC और BD को 2 बार छोटा बताना है। त्रिभुज का वही नियम है, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा। तो देखो अब आपको ध्यान से दिख जाएगा, ये वाला जो AC है वो अपने पास इस त्रिभुज में भी पड़ा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी पड़ा है, तो AC 2 बार आ जाएगा। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास जो BD है उसको भी आपको 2 बार बताना है, तो इस BD के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज भी है और ये वाला त्रिभुज भी है, तो बारी बारी आपको सारे त्रिभुज में जाकर इस केस को हैंडल करना है। तो फर्स्ट केस में आप देख लो, AC जो है, ये वाला जो AC है वो AB और BC से छोटा होगा, फर्स्ट नंबर समीकरण तैयार है। उसी तरह AC के लिए दिशा चेंज करो, तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये जो यही वाला जो अपना AC है वो AD और CD के योग से छोटा है, जैसा समीकरण नंबर 3 है। उसी तरह BD के लिए बात करते हैं। BD के लिए तो BD को छोटा करना है, तो अपने पास ये AB और ये AD को जोड़ के ही कर सकते हैं, तो 2 नंबर समीकरण तैयार हो रहा है। और चौथे केस में देखो ये वाला BC और ये वाला CD, जब चारों के चारों समीकरण बन चुके हैं तो इसमें भी वही प्रोसेस है, सबको जोड़ना है। जोड़ने से क्या होगा कि इधर जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हर भुजा 2 बार आ रही है और इधर भी ये 2 बार ही आ रहे हैं, तो 2 कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। इधर से सभी भुजा 2-2 बार है। देखो ए भी आपको 2 बार दिख रही है, ए भी इधर भी है, ए भी इधर भी है, CD इधर भी है, CD इधर भी है, तो सब भुजा अगर 2-2 बार आएगी तो इन सभी में से 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। और ये भी देखो 2-2 बार है, तो इन सभी में से भी 2 बार आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो ही आपको समझ में आएगा, बाकी आपके समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि गणित थोड़ी टेढ़ी खीर होती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप एक 12 है और एक 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन मापों के बीच रह सकती है। तो देखिए वही चीज़ है, वही वाला नियम है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो हम बारी बारी केस बनाते हैं कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये जो 12 और 15 है वो तीसरी भुजा जो हम मान रहे हैं x मान रहे हैं उससे बड़ा हो सकता है, यानी 27 से छोटा ही होगा। दूसरे केस में अपन x और 12 को ले रहे हैं और x और 12 को जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से मिल रहा है, x और 12 में 3 का फासला मिल रहा है कि जब ये 15 में से 12 निकलेगा तो उधर 3 आ जाएगा, तो बिल्कुल ये 3 से बड़ा भी हो सकता है और दूसरे केस में ये छोटा भी हो सकता है। यानी देखो फर्स्ट केस में दोनों का योगफल 27 है जो कि x से बड़ा होना चाहिए, यानी एक तो x से छोटा ही होना चाहिए, यानी 27 बड़ा रहेगा तो वो x जो तीसरी भुजा अपन मान रहे हैं वो छोटी ही रहेगी। दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं, x और 12 को जोड़ रहे हैं और 15 से बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 15 से अगर आप बड़ा करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन x। और तीसरे केस में क्या होगा, जब आप x प्लस 15 करके 12 से बड़ा बताने का प्रयास करोगे तो ये x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब इसकी रेंज हमारे अपने को पता लग जाएगी कि 3 और 27 के बीच में रहेगी तो ही इस सवाल को संतुष्ट कर पाएगी। अब देखो ये पैटर्न ऐसी तरह से करने का एक तरीका रहता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना।
बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे इसको घटाने का ही तरीका है, यह असमीका होती है जो कि अगली क्लासों में अपन इसको पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में इसको पढ़ते हैं। तो वही एक तरीका समझ लीजिए कि 15 में से 12 निकलेगा तो x का मान अपने पास में 3 आएगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि जो बड़ी वाली भुजा है यानी जो तीसरी भुजा है वो 3 से बड़ी हो सकती है। तो 3 और 27 की रेंज अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो ज़्यादा इस सवाल में विचार नहीं करें, एक लिखने का तरीका इस तरह से बना लीजिए और इस सवाल में पूरे नंबर लेकर आ जाइए। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ सवाल है ये, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि अपन इसको कर ना पाए। टफ तब तक ही है जब तक आपको रूल्स का पता नहीं है। बाकी इन तीनों ही सवाल में जो हम पिछले 2, 3, 4 या 3, 4 और 5 कर रहे हैं ना, इस पूरे ही चैप्टर के अंदर 3, 4 और 5 ऐसा सवाल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर टीचर एग्जाम में देने को पसंद करता है। अब देखो इसमें भी वही नियम है, वही का वही नियम कि त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। अब देखिए इस सवाल के लिए आपको एक तरीका बताना पड़ेगा, उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आपको ये सवाल समझ में आने वाला है, अन्यथा ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको 4 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला देखिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको 4 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको OAB नज़र आ रहा है, आपको OBC नज़र आ रहा है, आपको OCD नज़र आ रहा है और आपको ODA नज़र आ रहा है। तो इन सभी सवालों में आप करोगे क्या, आप है ना एक ही काम करोगे कि जो आपको बाहर वाली भुजा दिख रही है त्रिभुज चतुर्भुज के चारों ओर आप झांक के देखो, आपको बाहर वाली भुजा कौन सी दिख रही है, एक तो AB दिख रही है, यानी बार बार से किनारों से मैं कह रहा हूँ, चारों ओर की बाउंड्री से आपको AB दिख रहा है, आपको BC दिख रहा है, आपको CD दिख रहा है, आपको AD दिख रहा है। इन सबको आपको छोटा बताना है। अब छोटा तभी आप बता सकते हो। जैसे पहले केस में आप यहाँ पे नज़र रखना, अगर आपको इसको छोटा करना है तो इन दोनों को जोड़ के ही आप छोटा कर सकते हो। यानी आप क्या कहोगे, AB जो लेस देन है वो OA और OB से मिलके ही छोटा हो रहा है। उसी तरह जो बचने वाली भुजा है, आपके पास जो BC है, आपके पास जो CD है और आपके पास जो AD है, यानी इसके लिए आप क्या करोगे, इसको छोटा करने के लिए आप इसको और इसको जोड़ दोगे, इसको छोटा करने के लिए आप इसको और इसको जोड़ दोगे, इसको छोटा करने के लिए आप इसको और इसको जोड़ दोगे, यानी बचने वाली दोनों भुजाओं को अन्य को आप जोड़ दोगे। ये करने के बाद दोस्तों देखो आपको चारों ही समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तरीका वही है बैक क्वेश्चन वाला। अब आप इन चारों को जोड़ दोगे और जब आप इन चारों को जोड़ोगे तो क्या होगा, एक साइड में अपने पास ये चारों ही भुजा नजर आ जाएगी। कौन कौन से, देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये नजर आ जाएगी। और देखो इधर जुड़ने के बाद क्या होगा, इधर जुड़ने के बाद हर भुजा डबल है तो 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि अपने को इधर क्या चाहिए, इधर अपने को AC चाहिए और इधर अपने को PD चाहिए। देखो सभी भुजा जब जोड़ रही है ना तो इसमें 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं। यानी देखो 2 बार अपने पास में, यानी जो देखो यहाँ पर 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया। अब देखो अगर AC को बनाना है तो AC कैसे बनता है, जब OA और OC मिलकर बनता है। मैं आपको ऊपर बता देता हूँ एक बार, ये वाला जो AC बन रहा है ना वो AO और OC टुकड़े से मिलकर बन रहा है, यानी आधा टुकड़ा ये और आधा टुकड़ा ये है। उसी तरह ये जो BD बन रहा है, पूरा वाला BD, ये BO प्लस OD से मिलकर बन रहा है। तो जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर क्या होगा, एक तो सभी भुजा डबल है, तो डबल होने के कारण क्या हो रहा है कि 2 कॉमन होके बाहर आ रहा है। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं है। उसके बाद आपको देखो क्या दिख रहा है कि जब सभी भुजा डबल होके बाहर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अपने को AC बनाना है। और AC बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस OA के अंदर OC को जोड़ देंगे, क्योंकि OA प्लस OC जोड़ के बनेगा AC और उसी तरह OB और OD जुड़ के बनेगा OD, मतलब BD बनेगा। तो हम इनको बारी बारी अलग अलग लिख सकते हैं, OA प्लस OC के साथ में लिख रहे हैं और 2 तो देखो गुणा हो ही रहा है। जब 2 इससे गुणा होगा तो 2 इस OB और OD के टुकड़े से भी गुणा होगा। गुणा होने के बाद क्या हो रहा है, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो 2AC प्लस 2BD आ रहा है, जो कि अपने को यही चाहिए। तो इसी तरह आप दोस्तों देख सकते हैं अपने पास में सवाल अपने पास सिद्ध हो रहा है। तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो होगा क्या, अपने पास इसको बड़ा करना है। किसको बड़ा करना है अपने को, अब मतलब देखो ये असमीका होती है, जब इसकी साइड चेंज करते हैं ना तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2AC प्लस 2BD, क्योंकि देखो दोनों में 2-2 कॉमन है तो 2 तो बाहर आ ही रहा है। लेकिन देखो जब इस समीकरण की साइड चेंज करते हैं, ये वाला जब चिन्ह लगाते हैं और ये वाला भाग जब अपन इधर लिखते हैं, क्योंकि ये असमीका है, समीकरण नहीं है। ये समीकरण में तो रूल्स चेंज होता नहीं है, लेकिन असमीका के अंदर होता क्या है, जब आप साइड चेंज करते हैं तो इधर वाली चीज़ से बड़ी हो जाती है। वैसे देखो ये वाला चीज़ इससे बड़ा है, लेकिन जैसे ही साइड आप चेंज करोगे
तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा कि ये वाला जो भाग है इधर आपको छोटा दिख रहा है, जब आप चिन्ह घुमा दोगे, ये वाला चिन्ह लगाकर साइड चेंज करोगे, तो ये वाला भाग इस वाले भाग से अब बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला भाग अब बड़ा हो जाएगा, यानी 2AC। ठीक है ना। अब इतना डिटेल में जाओ, आपको यही चाहिए था जो कि आपको मिल चुका है। तो सवाल इस तरह से अपने पास में सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट सवाल इस तरह से है। अगला सवाल देखिए, आप इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो कण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाला जो कण का स्क्वायर है ये अकेला इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो AB का जो स्क्वायर है, यानी जो कण का स्क्वायर है, वो AC आधार और BC लंब इसके योग के बराबर है। तो जिसका जो मान है उसकी जगह रख रहे हैं। जैसे ही 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। नहीं तो देखो यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व किया जा रहा है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो होता है A प्लस बी और A माइनस बी सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने पास भुजा प्राप्त हो रही है 36 × 16। तो 36 × 16 के अंदर आप देखो, जब आप इसका अनरूट सॉल्व करते हो तो 36 का तो आ जाता है अपने पास में 6 और 16 का आ जाता है 4, 6 चौको हो जाता है 24। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय घटाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अब की बार तो डायरेक्ट यहाँ पर कण ज्ञात करना है, तो इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के जो है रूट सॉल्व करना है। दोनों को जैसे आप मान रख रहे हो तो 676 आ रहा है। 676 का वर्गमूल क्या होता है? 26 होता है। उसी तरह देखो एक लास्ट एक सवाल बच गया है जो कि 10वीं क्लास के अंदर भी आपको जो है पूछा जा सकता है। 10वीं क्लास के अंदर भी ये सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन वो थोड़ा अलग पैटर्न पे है, अलग विधियों पे है, लेकिन तरीका वही है। अब देखो आंधी आने से क्या हो रहा है कि एक पेड़ टूट रहा है। अब पेड़ टूटने से देखो आपके दिमाग में आ रहा है कि पेड़ की जो लंबाई है वो टोटल ये है, यानी ये वाला जो AB है वो टोटल लंबाई है। अब अपने पास क्या है कि पूरे AB की लंबाई चाहिए, तो अपने पास देखो यहाँ से BC तक तो लंबाई अपने पास 5 मीटर है, लेकिन ये वाला AC नहीं है। लेकिन जरा घोर करके देखो, जब आंधी आ रही तो यहाँ से पेड़ टूट रहा है और टूटकर यही भाग जो है ज़मीन पे आ रहा है, मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। लेकिन जो काल्पनिक रूप से अपन बता रहे हैं वो AC बराबर AC डैश बता रहे हैं, तो यहाँ पर AC डैश लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि आपके पास ये वाला कण है और ये वाला लंब है और ये वाला आधार है। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको कण मिल जाएगा, रूट सोल्व करोगे तो देखो जैसे ही रूट सोल्व कर रहे हैं 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169 आ रहा है। जैसे ही स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, 169 का 13 होता है। तो इधर वाला जो कण प्राप्त हो रहा है वो 13 प्राप्त हो रहा है। जब ये वाला भाग अपन उठा के सीधा ऐसे सीधा करेंगे तो ये वाला AC यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये वाला जो 13 मीटर नीचे गिरा है वही तो ऊपर था 13 मीटर, तो ऊपर वाला भाग अपने को प्राप्त हो जाता 13 मीटर। और इसका यहाँ से यहाँ तक का भाग 13 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का है 5 मीटर, तो 13 और 5 हो जाएंगे 18। टोटल लंबाई अपने को प्राप्त होगी 18 मीटर। उसके बाद देखिए ये अपने पास सवाल है, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं तो इसका परिमाप आपको बताना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने का एक तरीका है, इसके पास एक क्षेत्रफल का सूत्र है जिसमें क्या होता है कि विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। जैसे आप विकर्णों के गुणनफल का आधा लगाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ है, तो इसका विकर्णों के गुणनफल का आधा जो होता है वो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लेकिन हमें इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप के लिए आपको देखो दिमाग में आपका आ रहा है कि इसमें 4 भुजा होती है, यानी अगर मेरे पास सूत्र जो बनेगा वो बनेगा 4 × भुजा। तो अपने को भुजा प्राप्त करनी है, तो इसको भुजा प्राप्त करने के लिए सूत्र को लिखने का एक तरीका रहता है कि समचतुर्भुज की जो एक भुजा होती है वो क्या होती है, 1/2 × √ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर दूसरे विकर्ण का स्क्वायर को आपको रूट में रखना है और सोल्व करना है। सोल्व करते क्या आ रहा है कि इधर रूट में 1156 आ रहा है, जिसको सोल्व करते ही 1156 का जो वर्गमूल होता है वो 34 होता है, और सोल्व करते क्या होगा, ये 2 इसको काट देगा, 17 बार आंसर आएगा। तो किसी भी समचतुर्भुज की जो भुजा प्राप्त करने का सूत्र है वो अपने पास ये रहता है, विकर्णों के स्क्वायर करना, आपको दोनों को जोड़ना है, रूट में रखना है और आधा करना है। ये तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो जैसे करोगे तो आपको 17 सेंटीमीटर भुजा मिल जाएगी। और आपको पता है कि 4 × भुजा सूत्र होता है इसका भी, क्योंकि इसमें 4 भुजा है। और तो परिमाप का मतलब क्या, 4 और बाउंड्री पे भागना है। ये 17, ये 17, ये 17, ये 17, 17 चौक 68। लास्ट एक फाइनल सवाल है, इसमें अपने को वही पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल करना है। आयत की लंबाई दे रखी है और अपने पास एक विकर्ण दे रखा है, तो बचा हुआ ये अपने पास क्या है, लंबी तो है। तो परिमाप के लिए क्या होता है सूत्र, वही 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई अपने पास है, चौड़ाई नहीं है, तो लंबाई निकालने का तरीका, लंबाई तो अपने पास ही है, चौड़ाई निकालने का तरीका क्या रहेगा, वही अपने पास पाइथागोरस का प्रमेय कि जो कण का स्क्वायर है वो लंब के और आधार के स्क्वायर के बराबर है। अब लंब निकालने के लिए आप क्या करोगे, कण के स्क्वायर में से आधार को घटा दोगे, आधार के स्क्वायर को घटाओगे। तो देखो इस तरह से व्यवस्था है, जब घटेगी तो अपने पास 9 सेंटीमीटर आएगी इसकी चौड़ाई। तो जब लंबाई भी आ गई चौड़ाई भी आ गई तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई करो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।
तो हमने इस 30 मिनट के अंदर जो है इस वन शॉट को कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो इन्हीं सवालों को मैंने आपके सामने रखा है, इन सवालों को आप अच्छे से करिए कवर और अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।